हाय, आप सभी का स्वागत है और मैं रियांशी यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों के बारे में। लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी ने आज 4 सितंबर को रामबान और अनंतनाग जिलों में 2 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया है, जिसने 10 साल के अंतराल के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के अभियान की शुरुआत की है। ये रैलियां 18 सितंबर बुधवार को पहले चरण के चुनाव में लड़ रहे पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार का हिस्सा है। आगामी 3 चरण के विधानसभा चुनावों में पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। और अगर हम देखें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावपूर्ण गठबंधन किया है, जो अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार हो रहा है। दूसरी ओर देखें तो जैसे कि उम्मीद थी, बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन किए बिना ही 90 सीटों पर होने वाले चुनाव में उतरने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 6 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की है, जिसमें पार्टी इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना को नौशेरा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकित किया गया है। चौथी सूची जारी करने के साथ साथ भाजपा ने अब 90 सदस्यीय विधानसभा चुनावों के लिए 51 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जो 18 सितंबर से शुरू होंगे। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर के कमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस पर। तो मेरा पहला सवाल, हाँ। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव सितंबर में होने वाले हैं और उसको लेके सभी पार्टियों की तरफ से जबरदस्त तैयारी की जा रही है। तो सर, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के चुनाव जो 10 साल बाद होने जा रहे हैं, इस पर आप क्या माहौल है? और क्योंकि 10 साल से चुनाव नहीं हुए, लोगों में किस तरह का उत्साह वहां देखा जा रहा है? देखिए, इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं, हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि इस वक्त लोगों में बहुत उत्साह है। जी। आप अगर देखेंगे पूरी वादी में जितनी भी लेडीज हैं वो सब घरों से बाहर निकल के अपने अपने कैंडिडेट के फेवर में मुहिम चला रही हैं। आज कश्मीर में ये लग ही नहीं रहा कि 30 साल पहले यहाँ मिलिटेंसी थी, कोई बात नहीं करने वाला नहीं, या कोई झंडा लेकर बाहर नहीं निकलेगा, या कहीं एक रैली नहीं होगी। आज जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे पार्टियों के हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो सब लोगों के साथ मिलजुल कर, मतलब आप बड़ी मुश्किल से देखना पड़ता है कि ये कैंडिडेट कहाँ पर है। इतने लोगों के हुजूम में वो जाकर घर घर जा रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं। उत्साह की लहर बहुत तेज है। लोग बड़े मतलब एंजॉय कर रहे हैं इस आज के इस इलेक्शन के फेस्टिवल को। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, लोग भी इसके इंतजार में थे, लेकिन इस पीरियड जी। में वो 2019 का भी वाक़ा वगैरह आ गया, तो आज अब ये सब कुछ सामने आ गया है। और इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि पूरी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिल्कुल फेस्टिविटी का माहौल बना हुआ है इलेक्शन के लिए। जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, वैसे तो मुख्य तौर पर 4 पार्टीज हैं, पर एक नई पार्टी भी हाँ। सामने निकल कर आई है, जिसमें अफजल गुरु जो सांसद हमले के आरोपी थे, उनके भाई भी लड़ रहे हैं और कई सेपरेटिस्ट लोग भी जुड़ रहे हैं जो पहले इलेक्शंस को बहिष्कार करते थे और नहीं इलेक्शंस चाहते थे कि हो। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें ऐसा है कि आप कहते हैं मुख्य तौर पर 4 पार्टियां हैं। ये इस वक्त जो पार्टियां यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं मुख्य तौर पर, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, पैंथर्स नेशनल पैंथर्स पार्टी भी है। इसके अलावा जितनी भी आपको लोकल पार्टियां इंडिया में है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, जनता दल एस है, समाजवादी पार्टी है, उनके कैंडिडेट भी वक्त जम्मू कश्मीर में वो कोई भी पार्टी इंडिया में जो है, इवन शिवसेना शिवसेना दोनों फैक्शन जो है, दोनों लड़ रहे हैं। जी। इस वक्त पूरी फौज इसमें लगी हुई है। लेकिन मुख्य तौर पर जो है कि कश्मीर बेस्ड जो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो कश्मीर बेस्ड है, अपनी पार्टी भी कश्मीर बेस्ड ही है, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो भी है। और जो आपने नई पार्टी का नाम बताया, एक्चुअली उसका जो संस्थापक है वो इंजीनियर रशीद है, जी। जिसने पिछले इलेक्शन में बारामूला की सीट जीत ली। जी। उसने वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया, हम्म। और वो करीबन 2.5 लाख वोटों से वहां जीत के आ गया है। अब उस पार्टी ने अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। उसने अब बहुत सारे कैंडिडेट पूरी वादी में
खड़ी कर दी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो महबूबा मुफ्ती के है वो भी लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। लेकिन मेन तौर पर जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है वो जम्मू प्रोविंस में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का जो है वो ज्यादातर कश्मीर के अंदर है। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और उनके कुछ आजाद उम्मीदवार भी हैं इंडिपेंडेंटली जो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी काम यही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन जीता जाए। जीता जाए। बाकी भी इसमें, और बिल्कुल। ये जो इंजीनियर रशीद वाली पार्टी है ये भी फैल रही है। जी। मतलब अब आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहना कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी बना रही है, इस चीज बिल्कुल। का अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि आज भी बहुत निकल के आए हैं, उसमें से कुछ डिसेंडेंट्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिनको मैंडेट नहीं मिला, जिनको बीजेपी में मैंडेट नहीं मिला, जिनको कांग्रेस में मैंडेट नहीं मिला, वो भी एज इंडिपेंडेंट फील्ड में आ गए हैं। इसलिए सिचुएशन बहुत मतलब नाजुक सी बनी हुई है। बिल्कुल। लेकिन अभी 18 तारीख का पहला फेज है, 25 का दूसरा है और फर्स्ट का तीसरा है। तो 18 तारीख से 2 दिन 3 दिन पहले ट्रेंड जो है वो थोड़ा निकल कर आ जाएगी कि पलड़ा किसकी तरफ भारी हो रहा जी। है। ये है उसके बाद। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ आना जो अभी अनाउंस हुआ है उस तरफ आपके क्या विचार हैं? जैसे कि 90 सीट से वो लड़ेंगे और 5 सीट जो है वो फ्रेंडली फाइट के लिए रखी गई है और 50 सीट हाँ, से नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? उसमें ये है कि एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी ये एक मजबूरी थी कि वो तो ही चाहते हैं कि कांग्रेस का वोट अगर हमें कुछ ये सीट्स दिला सकता है, जी, हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इसी तरह से कांग्रेस की भी ये मजबूरी, वो कहते हैं कि मतलब ये जो हमारा गठबंधन है ये मजबूरी की बुनियाद पर है, क्योंकि आगे जो पार्टी खड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला है। और दूसरी पार्टी जो उसके बाद में है पीडीपी, उससे भी मुकाबला है। पीडीपी बिल्कुल अलग तौर से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी अलग तौर से लड़ रही है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चांस ये हाथ से गंवाना नहीं चाहते। जी अदरवाइज इनके अंदर जो कैडर है, चाहे कांग्रेस का है या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी 10-20% लोग ऐसे हैं जो इस अलायंस के फेवर में नहीं। नहीं है वो बिल्कुल। नहीं अलायंस हो जाए, क्योंकि वहां भी लोग बैठे थे मैंडेट के लिए। इससे बहुत सारे लोगों का मैंडेट खत्म हो गया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 सीट पर लड़ती तो कम से कम वो 90 लोगों को अकाउंटेड कर लेती। जी अब उसको सिर्फ 50-60 में ही काम करना पड़ेगा। 30 तो उसके हाथ से गए। इसी तरह से कांग्रेस भी बराबर 90 पर लड़ना चाहती थी, अब बिल्कुल। उनको 30 पर ही गुजारा करना है। इसलिए इससे उनके अंदर भी डिस्कशन जो है बहुत बढ़ गई है। अभी अभी मैं देख रहा था, जुगल किशोर है रियासी से, वो भी कांग्रेस का था, फिर जी वो बाद में गया था गुलाम नबी आजाद की पार्टी में। बिल्कुल। फिर वहां से निकल कर उसने कहा था कि मुझे आप मैंडेट दे दो, मैं कांग्रेस में जाऊंगा। उन्होंने अभी अभी कहा कि हम मैंडेट नहीं दे देंगे, अब वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, जबकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर रहा। इस तरह से इस वक्त बहुत हैवी वेट लोग भी एज इंडिपेंडेंट जी मैदान में आ बिल्कुल। रहे हैं। हाँ, तो इस बार क्या लगता है कि कोई पार्टी बहुमत से जीत पाएगी या फिर सभी का अपने आप के अंदर एक अलग कंपटीशन चल रहा है? कंपटीशन तो चल रहा है, लेकिन अभी इस चीज के बारे में वसूख से अभी कुछ कह नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना लग रहा है कि कश्मीर में ओवरऑल जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का लग रहा है कि उनका जो सपोर्ट है वो शायद बाकी पार्टियों से ज्यादा है। इसी तरह से जम्मू डिवीजन में लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का। जी अब बिल्कुल। ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस है या नेशनल ये कॉन्फ्रेंस की, वो किस हद तक कामयाब होते हैं उसी पर वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन लाइनस शेयर जो सीटों का है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल फेवर में। कॉन्फ्रेंस। तो हाँ, जैसा अभी आपने कहा कि इस बार जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लाने की स्थिति में है वो जम्मू में बीजेपी लग रही है। और हाँ बीजेपी। जैसे जम्मू में बीजेपी की जो पकड़ है वो काफी अच्छी है और वैली के अंदर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन से उम्मीद की जा रही है। और बात करें अगर पीडीपी की तो वो अभी थोड़ा सा कमजोर लग रही है। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? पीडीपी का ये था कि पार्लियामेंट इलेक्शन में वो कमजोर पड़ गए, वो सीटें हार गई। लेकिन जब से ये इलेक्शन आया है और उनके कैंडिडेटों ने एक्टिविटी शुरू कर दी है, वो फिर से एमर्ज हो रही। वो ऐसे एरियाज, जिन एरियाज में उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था पिछले इलेक्शन में, लेकिन अब देखने में आया है कि वहां सरगर्मी बहुत बढ़ गई। लोगों का जो एंटी नेशनल जो वाले हैं वो सब के सब पीडीपी की ओर जा रहे हैं।
इसलिए पीडीपी अब उस पोजीशन पर नहीं है जो आज से 10 दिन पहले जी। उसमें सरगर्मी आ रही। हाँ, वो जो उनका मतलब ग्राउंड लॉस हो गया था वो उसको गेन कर रहे हैं, कर रही है। क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी है, अभी बहुत जी चलना है। बिल्कुल। इसलिए वो हाँ वो इसमें आ गए। इस बार सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार कौन हैं? जैसे अगर मैं कुछ बड़े नाम लूं तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद हाँ, और महबूबा मुफ्ती, और इनमें से कौन से नेता आपको लगते हैं जो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं? सीएम का दावेदार जो सबसे बड़ा है वो उमर अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला तो आप नहीं है। जी। पीडीपी का मतलब अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो सीएम की कुर्सी पर पहुंच जाएगी। और दूसरा जो आता है वो भारतीय जनता पार्टी का आता है, जो रविंद्र रैना है, जी या फिर इनका जो जितेंद्र सिंह या उनका भाई है। तो उनमें से कोई हो सकता है, लेकिन दावेदारी में वो भी आगे ही, वो पीछे नहीं। और अब ये भी है कि अब ऐसा भी है कि बीजेपी ने बहुत सारी जगहों पर, जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र में उन्होंने शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया, जबकि उसके पास सपोर्ट उतना नहीं था। सीटें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जी पास। इसकी वजह से यहाँ फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटी पार्टी जो ये शर्त लगा दे कि भाई हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। जी। तो उस सिलसिले में ये पार्टियां वो भी कर सकती वो हैं। भी चेंज हो सकता है पूरा सिनेरियो, हाँ, बिल्कुल। कोई फाइनल नहीं है। जैसे पिछली दफा आपने देखा कि बीजेपी ने लगाया था कि हमारा होना चाहिए, जी। लेकिन फिर उनको महबूबा मुफ्ती को ही बनाना पड़ा। बनाना पड़ा, उन्होंने बिल्कुल। कम लिया। पहले इसलिए ये, हाथ जोड़े थे, फिर अलग अलग बात के अंदर वापस अलग हो गए। क्योंकि ऐसा इस पॉलिटिक्स में कोई इथिक्स होती नहीं। जी इसमें जो आज बंदा कुछ कह रहा था, कल कुछ और बात है, भी परसों कुछ और बात। अभी कह रहा था, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, जी क्योंकि अभी हमें स्टेटहुड नहीं मिला है। जब तक 370 नहीं आता है तब तक मैं नहीं लड़ूंगा। और वो भी 5 दिन ही हो गए थे ये बोले हुए, और छठे दिन उसने फार्म कहा कि मैं भी इलेक्शन लड़ लूंगा। वो खत्म हो गया उसका। महबूबा मुफ्ती अभी तक कह रही है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। जी। और मुझे लगता भी है कि वो नहीं लड़ेगी, लेकिन जब अगर चीफ मिनिस्टर वाली बात आएगी, तब जाके वो भी अपने आप को सामने खड़ी कर देगी कि भाई चलो हमारे साथ। इसलिए वो सिचुएशन चल बन सकती है। जैसे कि अभी हमने देखा देवेंद्र राणा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई प्रेसिडेंट था जम्मू का, वो फिर वहां से डिफेक्ट करके बीजेपी में चला गया। पिछली दफा 2014 में जब इलेक्शन हो गए थे, वो उस वक्त फारूकुल्लाह का खासुल खास आदमी, वो कल कह रहा है कि हमने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के साथ मीटिंग की थी। हमने उनको अपना सपोर्ट दिया था कि आप महबूबा को मत बनाओ, हम जी आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, जी। आप गवर्नमेंट बनाओ। लेकिन आज दिन के मतलब उजाले में कह रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वक्त भी उनकी मतलब मान लो 70% अगर वो ये कह रहे हैं कि 30% अभी उस चीज पर नजर है उनकी, कि अगर कल ये भी हालात ऐसे हो गए कि इसके बगैर चारा कोई नहीं रहा, तो वो बराबर वो भी कर सकते। बिल्कुल। ऐसी कोई इसमें बात नहीं। तो जैसा अभी इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा कि पहले जो डेट था वो 4 अक्टूबर था रिजल्ट हाँ, का, और अब वो चेंज करके इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख कर दिया, और महबूबा मुफ्ती ने उन पे कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के हिसाब से चलता है, जैसा बीजेपी को ठीक लगता है वैसा ही इलेक्शन कमीशन काम करता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती का जो स्टांस है वो ये है कि एंटी बीजेपी एंटी सेंटर, जो भी हो वो उस पर उसको बोलना ही बोलना है। बिल्कुल। अदरवाइज जो 4 से 8 डेट चेंज हो गई, इसकी रिक्वेस्ट जो आ गई वो हरियाणा से आ गई। जी हरियाणा वालों ने कहा उस दिन वहाँ कोई बड़ा दिन है, उनका त्योहार कोई है, इसलिए उस दिन नहीं होना चाहिए। तब जाके इलेक्शन कमीशन ने ये पीछे कर दिया। अदरवाइज काउंटिंग करने में आपका कोई मसला नहीं है, चाहे आज हो जाए कल हो जाए। चलो चलो, अगर बिल्कुल। इलेक्शन का डेट चेंज होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि शायद उसमें कुछ और कोई बात हो। लेकिन जब आपने इलेक्शन कंप्लीट कर दिया, वोट आपने जमा कर दिए, फिर आप 4 को कर दो, 6 को कर दो, 8 को कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका काम यह है कि किसी भी तरीके से लोगों के दिमाग में डाउट पैदा करना अगेंस्ट सेंटर, अगेंस्ट बीजेपी। यही काम है उसका, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब जो अभी वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से बात करनी, मरकज ने जब ये क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बात करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो पहले उग्रवाद खत्म, जी बिल्कुल। उग्रवाद का तब बात होगी। अच्छा, ये उनको ये नहीं कहेगी कि आप उग्रवाद खत्म बात करेंगे, जी पाकिस्तान के लिए ये कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इंडिया के लिए कहेगी भाई आपको बात करनी पड़ेगी, इसके बगैर चारा नहीं है कोई। अब ये कहते थे जो 2019 को जो हुआ 370-35 का, यहाँ मतलब मैं भी अपनी जगह जब सोचता था कि अगर इन्होंने इसको हाथ लगाया
पता नहीं कश्मीर में खून की नदियां बही। बिल्कुल। ये हर एक जानता। लेकिन क्या हुआ कि 19 मतलब जब ये वाक़ा हो गया, आज के डेट तक 6 साल, आपने अब देखा तब से कितने हालात यहाँ ठीक हो गए। बिल्कुल। अब कश्मीर की आबादी, कश्मीर के बहुत सारे वोटर भी मान रहे हैं कि 370 का जाना अच्छा था, हमारे लिए वो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। वो भी मान, वो ग्राउंड लेवल की बात अब आज कश्मीर में डिफरेंट है। हम्म। आज जो जमात इस्लामिया भी आज पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो भी उठा रही है। बिल्कुल। लेकिन आज लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आज तक आपने लोगों को मरवा दिया है, आपने यहाँ के कब्रिस्तान बर्बाद दिए, तो आज आप कहाँ आ गए इलेक्शन लड़ने के। जिन लोगों ने पहले इलेक्शन लड़ा उनको आपने मरवा दिया, जी। आपने कहा ये हराम है, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, तो आज आप खुद इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। बिल्कुल। ये लोग पूछ रहे हैं आज। बिल्कुल। आज पुरानी बात, जो आज पहले लोग बहिष्कार क्वेश्चन, करते थे वो आज सब आगे आ रहे हैं, भले सेपरेटिस्ट की तरह आ रहे हो या। ये आता ही नहीं था सामने। जी। अब आज भीड़ लगी हुई है, आज हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 10 15 15 लोग इलेक्शन लड़ रहे जी। हैं, और मुख्तलिफ पार्टियों के नाम पर, और ओपनली और खुलम खुला विदाउट एनी फेयर हर एक कोने में जा रहे हैं, हर एक जगह जाइए, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कोई कभी कुछ हुआ है। ये पोजिशन है। जी। जैसा लोकसभा इलेक्शंस में हमने लोगों में एक उत्साह देखा और जैसा कि सरकार ने वादा किया है कि स्टेटहुड भी वापस करेंगे, तो ये एक दुश्मन हाँ, मुल्क को भी संदेशा देता है कि हम डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं और चुनाव हो रहे हैं तो ये जनता के चुनाव हैं, उनको पूरा हक है अपनी सरकार चुनने का। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? उसमें ये है कि उन्होंने स्टेटहुड का पहले ही बोला कि हम स्टेटहुड वापस कर देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद में। जी। क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें एक मसला है। मसला ये है कि जो स्टेटहुड बहाल होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। वो फॉर्मेट दिल्ली वाला होगा, जी। वो किसी और जगह वाला होगा, क्योंकि जो गवा में भी उन्होंने स्टेटहुड उनको दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस स्टेटहुड में और जो पहले था उसमें फर्क बहुत है। पूर्ण स्टेट का की बात उन्होंने नहीं कही, और न ही ये लोग कहते हैं स्टेट हमें दे दो पूरी स्टेट, ये भी वो बात सामने नहीं आ रही। अब अगर कल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि हमने स्टेटहुड कर दिया, जो जैसा मतलब अभी चल रहा है यहाँ यहाँ जैसे दिल्ली में हो रहा है, जी। तो उस स्टेटहुड का फिर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उसमें इनके पावर्स कुछ है नहीं, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगे। तो उसी वजह से महबूबा मुफ्ती ने और उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक पूर्ण रूप से स्टेट नहीं बनती, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल है वापस आना। जी। ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 से लेकर आज तक जितनी कानूनी तौर पर यहाँ चेंजेस की, यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हो गया। चेंज हो चुका है। कानून, अब वो कानून यहाँ नाफिज है जो दिल्ली में है, जी। जो चंडीगढ़ में है। या। अब वो पुराने वाले कानून कहीं नहीं रहे, इनको हर एक चीज में चेंज करनी पड़ी। अब इनको 6 साल लग गए उसको चेंज करते करते। अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये कल ऐलान कर देंगे ये हमने वापस कर दिया और पूरा वो रिवर्स हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि ये सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पिछले 35 साल से मिलिटेंसी चल रही है, इसलिए यहाँ का जो होम डिपार्टमेंट एंड लैंड एंड रेवेन्यू जो है वो मरकज के हाथ में है। क्योंकि अभी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में सभी पार्टियों ने लिखा है जितने भी लोग जेलों में हैं उनको हम छोड़ देंगे। जी। और जो लोग जेल में है वो कौन है? वो वही है उग्रवादी। उग्रवादियों के मतलब जो हवाला कांड चलाते थे, जो पैसा उसका बिकवाते थे, वही लोग तो है ना। ये कहते हैं उनको हम छोड़ देंगे। जब ये उनको भी छोड़ देंगे, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कुछ लोग गिरफ्तार हैं, ये कहते हैं सेफ्टी एक्ट को भी खत्म कर देंगे। फिर आप मुझे यही बताओ कि अगर कल को फिर से शुरुआत कुछ होती है, आप उसको डील कैसे करोगे? किस कानून से डील करोगे? ऑर्डिनरी कानून में तो ये होगा नहीं। जी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट प्रिवेंटिव एक्ट है, उसमें जब आपको किसी को गिरफ्तार करना है, आपको पता है ये गलत कर रहा है, ये देश के खिलाफ कर रहा है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं मिल रहा है, आपको इसमें विटनेस नहीं मिल रही है, तब जाके आप उसको 2 साल के लिए अंदर कर देते हैं विदाउट ये कोर्ट के। अगर आपने ये हथियार भी छोड़ दिया, जो अंदर है उनको भी छोड़ दिया, जी। तो कल को ये कंट्रोल करने वाला कौन है? ये तो फिर पुरानी वाली सिचुएशन फिर से आ जाएगी। जी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 बार सोचना है इन चीजों। और स्ट्रक्चर भी इनको नहीं। जैसे काफी चेंज हुआ है, जैसे पहले था, जैसे बोला जा रहा है बुलेट नहीं बैलेट,
तो हाँ हाँ। लोगों में उत्साह की वजह से और पूरा जैसे माहौल है वो बदल गया है, और सब लोग उमंग से जुड़ के एकदम इलेक्शन में जुड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल लोग हों या बिल्कुल वुमेन हो जिन्होंने ओवर टाइम सारी डिफिकल्टीज फेस की है, चाहे वो डाउरी की हो या वायलेंस की हो, वो सब भी इलेक्शंस के अंदर खूब उमंग से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल वही मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने अब उनको मतलब उनका पूरा ये विश्वास है, पार्लियामेंट इलेक्शन जो यहाँ हुआ वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ, जी उसमें कोई धांधली नहीं। ये भी उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन हुए, ये बिल्कुल सही बात है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत हुई। जी लोग बाहर निकल नहीं रहे थे। अच्छा, लोग रिलेक्टेंट थे इलेक्शन लड़ने में। उस वजह से इनको मौका मिल गया, उसमें मैनिपुलेशन करने से इन्होंने गवर्नमेंटें बनाई। और उस वजह से लोगों का विश्वास भी जा था, वो किसी हद तक वो डगमगाया था कि भाई पता नहीं अब क्या हो, या ये वही पुराना रिपीट हो रहा है या कुछ और। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन और इससे पहले जो पंचायत के इलेक्शन हुए गवर्नर के थ्रू से, जी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करवाए पंचायत इलेक्शन, वो भी फेयर हो गए। उसमें करीबन करीबन 40,000 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आ गए, जो रूरल एरिया से। वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज। जी उसमें 60% लोगों ने वोट डाला। इससे लोगों का भरोसा जो है वो इलेक्शन पर है। लोग ये भी कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान के दायरे के अंदर अंदर काम करना है, बिल्कुल। दायरे से बाहर हम कुछ नहीं करेंगे। ये जमात इस्लामिया वाले भी कुछ कहते हैं, ये जो मतलब साबिक मिलिटेंट हैं वो भी कहते हैं। आज आज उन सब की बात यही है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें इसी के साथ, हम हिंदुस्तान के साथ है। बाकी जितना पॉलिटिकल पार्टीज ये बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, तीन सौ बिल्कुल सत्तर पैंतीस को पब्लिक सतह पर, उसमें उतना कोई उतनी फर्क। मतलब परेशानी नहीं। जी हाँ, ये है कुछ लिमिटेड लोग हैं, बाकी ओवरऑल लोगों में वो परेशानी नहीं। क्योंकि उनको प्रैक्टिकली में लगा ना, 370 से पहले हमें कोई फायदा मिल नहीं रहा था। नहीं रहा था। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे गोरखा लोग थे, यहाँ कुछ सफाई कर्मचारी थे जिनको पंजाब से लाया गया था। जी उनको आज के डेट तक भी स्टेट में कोई वोट उनका नहीं मिलता था, वो वोट नहीं पा सकते। जितने भी यहाँ शेड्यूल ट्राइब है, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली थी। और ये तीन सब सौ उनको सत्तर हो के गया। बाद भी जैसे कि टूरिज्म के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले लोगों में एक डर था कि हम जम्मू कश्मीर जाएं, और टेररिज्म की वजह से जो कि हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, और उसी वजह से अब 370 के बाद टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लोग आना शुरू हुए हैं, लोग फियरलेस जैसे कि हम कहें वो वहां जा सकते हैं। बहुत ज्यादा। और वो भी टूरिस्ट जो जाते हैं वो इंटीरियर एरियाज में जाते हैं, पहले वहां नहीं जाते, अब इंटीरियर एरियाज में। इसके अलावा एक और बात यह है कि जो कश्मीरी पंडित है, जिनको 90 में वहां से भागना पड़ा अपनी जी जान बचाने के लिए, जी अगर आज आप देखेंगे, आज वो भी कश्मीर के कोने कोने में घूम रहे जी हैं, अपने बिल्कुल घरों को वहां देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, अपनी प्रॉपर्टी जो वहां पर है। है। और वहां से जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक, उनकी तरफ से उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, लोकल पब्लिक की तरफ से। जी जो आम लोग हैं वहाँ के, वो आम लोग वो नहीं है जो उमर अब्दुल्ला जबान से कहता है या मुफ्ती महबूबा कहती है। बिल्कुल लोगों की सोच डिफरेंट है, इनकी सोच डिफरेंट है। और लेकिन ये उनको इस वक्त भी बहकाना चाहते हैं। वो मतलब सेंटिमेंटल करके किसी भी तरीके से इनको इसमें उबार में लाना चाहते हैं। अदरवाइज वहाँ बेसिक ग्राउंड लेवल पर फर्क हुआ। पहले बिल्कुल। हमें भी अपने दोस्त कहते थे कि आप यहाँ मत आना, हम्म। या अगर मैं पर्सनली श्रीनगर तक जाता, मैं फिर उसके आगे नहीं जाता था। वो कहते थे हम वहीं आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप हमारे घर में नहीं आ, वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। और आज अब वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ, आप बैठो मजे से। बिल्कुल क्योंकि ये चेंज लोगों की सोच में भी आ गई कि हमें कुछ मिला नहीं। बिल्कुल। 2-2.5 लाख लोगों का कहते हैं, कोई लाख कहता है, कोई 60,000 कहता है। इतने मतलब लोगों की बहुत हो। अच्छा, नाखेज कितने लोग हो गए उसकी कोई इंतहा नहीं, प्रॉपर्टी कितनी खत्म हो गई। अच्छा, कितने लोग ऑर्फन हो गए, कितनी बेवाएं बन गई, इसमें कोई शुमार ही नहीं कितना तो तबाही हो गई। लेकिन वो सब के बाद में जब देखते हैं फाइनल रिजल्ट जीरो, कुछ बिल्कुल मिला नहीं। इसलिए इसी वजह से लोग अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमन अमान बहाल हो, गवर्नमेंट बन जाए, लोगों का काम हो। दैट इज। बाकी हर एक अपने अपने काम में मस्त है। बाकी आज कोई हड़ताल करने के लिए तैयार नहीं है, आज 6 साल से कोई हड़ताल नहीं हुई जी है। बिल्कुल। पहले वहाँ कैलेंडर बनता था, जी वो पब्लिश होता था कि किस किस दिन को हड़ताल है, किस किस दिन को किस किस एरिया में हड़ताल है, और प्रोसेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक ले जाना है। आज वो बातें नहीं है, स्कूल खुले हैं, मार्केट खुले हैं, 12 बजे रात तक आप घूमो श्रीनगर में, कोई परेशानी नहीं। पहलगाम में आप घूमो, कोई परेशानी नहीं।
अब तो सिचुएशन बहुत बढ़ गई। जी अच्छा, अब देखो कुछ मिलिटेंट पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन वो जंगलों में गए हैं। जी। वो पब्लिक प्लेसेस जो है, मतलब जहाँ लोग रहते हैं, वहां नहीं है। राहुल गांधी वो भी जैसा कि कह रहे थे नेता कि राहुल गांधी से कहिए कि वो भी इतना खुल के जो जाने लगे, वो बीजेपी की सरकार के बाद ही जाने लगे। वो पिछली दफा आए थे, वो जी शाम का डिनर करने के लिए श्रीनगर सिटी का जो मेन मरकज है वहां गए थे, जी। और विदाउट परेशानी के बगैर। विदाउट सिक्योरिटी। ऐसी बात। आज वो टूरू वेरीनाग में गए थे पब्लिक जलसे के लिए, जी और वो भी एक हॉट बेड था मिलिटेंट्स का। आज खुलम खुला वहां लोग हजारों की तादाद में आए, सुनने के लिए, देखने के लिए। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि जब मिलिटेंसी हो, अगर हजार लोग ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर सिक्योरिटी के लिए भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि मिलिटेंट को आप दूर से देख नहीं सकते, आप पहचान नहीं सकते। आर्मी वाला पहचाना जाता है, वर्दी से पहचाना जाता जी है, इसलिए वो आर्मी पर अटैक करते हैं। आपको पहले सर्टिफाई करना है कि जिस पर मैं अटैक करने जा रहा हूँ, कि क्या वो मिलिटेंट है या नहीं है, बिल्कुल। कहीं वो सिविलियन तो नहीं। इसलिए आज सिचुएशन ही इतनी अच्छी हो गई है कि आज अब इन चीजों की अब जरूरत रही नहीं। जी बिल्कुल। इसलिए ये सिचुएशन है, आप देखा ना, मतलब गवर्नमेंट ने भी, जो इसने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम किया पिछले साल, इन 5-6 साल में, ये बहुत बढ़िया काम है। जी बिल्कुल। इतना पिछले गवर्नमेंट में नहीं हुआ है ये। या तो पहले एक बार हुआ था जब जगमोहन यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, जी या फिर अब, क्योंकि इसमें कोई इंटरफेरेंस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और वो अपनी तरफ से सिंसियरली, वो घर घर, मतलब अब आज की डेट में उसको हर एक गाँव का नक्शा दिमाग में है, हर एक गाँव के लोगों को जानता है, हर एक जगह वो पहुंचता है, हर एक जगह गया है। और बाकी जितनी भी सेंटर की इस स्कीमें आ रही है, सब की सब इम्प्लीमेंट हो रही है। आपने देखो, अगर गोल्डन कार्ड आजकल है, वो आयुष्मान कार्ड जो है, जी हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस का, ये एक्सपेंसेस का है, पूरे इंडिया में, चाहे बीपीएल के नीचे जो है उनको दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सबों को है। जिसकी 1 लाख रुपए की आमदनी भी है, मुलाजिम भी है, उसको भी गोल्डन कार्ड मिला। जी इसलिए 5 लाख का खर्चा लोग कर रहे हैं, लोगों को मिल रहा है, लोगों को मकान मिले हैं, बिजली मिली है, नलके मिले हैं। अब जो प्रैक्टिकल में हुआ है, उसको कौन आदमी कह सकता कि नहीं। बिल्कुल। वो तो मतलब आप उसको झंझोड़ नहीं सकते, आप उसको कह नहीं सकते कि नहीं है, नहीं हुआ। कहने वाले हैं। आपने पिछली दफा भी देखा, जब नरेंद्र मोदी आया था जी श्रीनगर में, तो कितने लोग जमा हुए, बिल्कुल। और लोगों ने जब कह दिया, जो उसके बेनिफिशरीज थे, उन्होंने कह दिया कि हमें क्या क्या मिला। जी इसलिए आज सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें वही मसला है कि पाकिस्तान तो लगा है अपनी तरफ से किसी न किसी तरीके से, लेकिन उनको यहाँ से लोग मिल रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, तब जाके वो कामयाब हो गए। जब से यहाँ से मिलना बंद हो गया, जी कश्मीर की तरफ से इनका सपोर्ट कम हो गया, बाकी कम, तब से वो भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। जी उनके हाथ भी अब फूले हुए हैं। ये सिचुएशन जी बिल्कुल। बहुत इनसाइड है। स्टोरीज हमें जानने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का। एंड थैंक आशा यू। करते हैं कि यही स्थिति है और अच्छी स्थिति बनी रहे जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, वो सबके लिए अच्छा है, मुल्क के लिए है, हम हमारे लिए है, हमारे लोगों के लिए, जी सबके लिए बिल्कुल। अच्छी है। ये तो बहुत जरूरी बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। स्पीक आउट विद मी।